हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की धमाकेदार क्लास में। तुम्हें पता है हमारी ब्लैक बुक सीरीज स्टार्ट हो गई है, जो अभी तक की सबसे बेस्ट सीरीज है पूरे यूट्यूब में। अगर किसी को ब्लैक बुक के सारे वर्ड्स याद करने हैं और वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ इफेक्टिव वे में एक ही क्लास में तुम्हें एक ही बारे में सारे वर्ड्स याद हो जाएं, तो ये वीडियो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग जो नए जुड़ रहे हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को सेव कर दो, इस प्लेलिस्ट को सेव कर दो, बिकॉज ऐसी प्लेलिस्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली। मैं तो बोलता हूं जो ये वीडियोस मैं करवा रहा हूं यूट्यूब में, उन वीडियोस को सेव कर दो और तुम कोई भी काम कर रहे हो बस इन वीडियोस को एक बार प्ले कर दो। मैं गारंटी देता हूं ये जो वर्ड्स हैं वोकैबुलरी के, जो मैं शॉर्ट ट्रिक से करवा रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसलिए बोल रहा हूं एक भी क्लास मिस मत करो। बस डेली बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं, उनको डेली देखते रहो और एक महीने बाद तुम खुद इंप्रूवमेंट देख लेना। सारे के सारे वर्ड्स तुम्हें बिना किसी भी दिक्कत के याद हो जाएंगे। तो बहुत ही धमाकेदार क्लास है, मिस मत करना। और आप फोकस के साथ रेडी हो जाओ और करते हैं आज के क्लास को स्टार्ट। तो चलो करते हैं अपने आज के क्लास को स्टार्ट। तो ये पहला वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट कौन होता है? देखो, एडवोकेट मतलब होता है वो व्यक्ति जो हमको सपोर्ट करने का काम करता है, जो हमारा समर्थक होता है, जो हमको सपोर्ट करता है। अब देखो, इसमें लोग बहुत गलती करते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, मेरा भाई एडवोकेट है। तो एडवोकेट कोई पद नहीं है, एडवोकेट कोई पद नहीं है। देखो, जो पद होता है वो लॉयर होता है, ये लॉयर है, एडवोकेट नहीं है। एडवोकेट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो व्यक्ति हमको सपोर्ट करने का काम करता है, चाहे हमारा दोस्त हो गया, चाहे हमारा भाई है, चाहे हमारी मम्मी पापा है। जैसे कोई इंस्टा पे मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो कोई फेसबुक पे मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो जितने भी लोग सपोर्ट करने का काम करते हैं उन्हीं को हम एडवोकेट बोलते हैं। तो लोग बहुत गलती करते हैं, लोग बोलते हैं मेरा भाई एडवोकेट है। अरे वो एडवोकेट नहीं, वो लॉयर है, ये लॉयर है। एडवोकेट वो होता है जो सपोर्ट करने का काम करता है। जैसे अगर मैं तुम लोगों को सपोर्ट करूं तो मैं तुम्हारा क्या हूं? अरे वाह, बढ़िया, एडवोकेट हो। तो एडवोकेट होता है जो हमको सपोर्ट करने का काम करता है। ये कोई भी हो सकता है, ये स्लैंग है, ये कोई पोस्ट नहीं है। और लॉयर एक पोस्ट है जो गवर्नमेंट का काम करता है उनसे संबंधित। तो ये लॉयर है। और एडवोकेट क्या होता है? जो लोगों की मदद करता है, उनका सपोर्ट करने का काम करता है, तो उसको बोलते हैं एडवोकेट, जो हमको सपोर्ट करे। और तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि मेरा एडवोकेट मेरे सपोर्ट में है, तो इस बार केस मैं ही जीतूंगा। क्या बोला? जो मेरा एडवोकेट है वो मेरे सपोर्ट में है, तो इस बार केस मैं ही जीतूंगा। तो एडवोकेट मेरे सपोर्ट में है, तो एडवोकेट मतलब सपोर्ट करने का काम करता है। जो बस ऐसे भी याद रख सकते हो तुम, लेकिन जो उसका असली मीनिंग है मैंने तुम्हें बता दिया, याद रहेगा। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अफेक्शनेट। अफेक्शनेट मतलब होता है जो हमारा स्नेही हो, जिससे हमें स्नेह हो, लगाव हो, जिससे हमें प्यार हो। अब तुम देखो, अफेक्शनेट दोनों को कितना प्यार है, कितना लगाव है। अफेक्शनेट बना है अफेक्शन से। अफेक्शन मतलब होता है प्यार होना, स्नेह होना। तो जिसके प्रति हमको प्यार होता है, अफेक्शन होता है, स्नेह होता है, उसे को बोलते हैं अफेक्शनेट। तो स्नेह की भावना इसी से बना है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक बना है सिंपैथी से। सिंपैथी और एम्पैथी तुमको पता है, दोनों का मतलब होता है सहानुभूति देना। तो सहानुभूति, सिंपैथी हमें उसी इंसान से होती है जिस इंसान से अफेक्शन होता है, जिस इंसान से प्यार होता है। अब इन दोनों को देखो, कितना अफेक्शन है दोनों में, कितना प्यार है। देखो कितने दोनों खुश हो रहे हैं। ये देखो, इसकी स्माइल देखो, इसकी देखो। वैसे मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कम लग रहे हैं, भाई बहन ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इनकी शक्ल देखो कैसे मिल रही है, एक्सप्रेशन मिल रहे हैं, पूरी शक्ल मिल रही है। भाई बहन नहीं होंगे। तो अफेक्शनेट मतलब होता है जिस समय अफेक्शन हो, जिस समय स्नेह हो, जिस समय सिंपैथी हो। सिंपैथेटिक उसी से बना है। आगे बढ़ते हैं। एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट मतलब क्या होता है? देखो, एफ्लिक्ट मतलब होता है जो हमको सताता है, सताना या किसी को परेशान करना, अनवाय करना। तो अनवाय मतलब तो सबको पता है, सर ये मुझे अनवाय कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। तो अनवाय मतलब परेशान करना। तुम्हारे छोटा भाई बहन करते हैं, तुम्हारे दोस्त लोग कभी तुम्हें टीज कर देते हैं, चिढ़ाते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, तो अनवाय मतलब होता है परेशान करना। लेकिन एफ्लिक्ट को कैसे याद रखें? तो बहुत ही सिंपल है। एफ्लिक्ट को याद रखो कंफ्लिक्ट से। एफ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट, एफ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मतलब सबको पता है, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। सबको इतना तो पता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़े के लिए हम बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट यूज करते हैं, क्वारल हम यूज करते हैं, डिस्प्यूट हम यूज करते हैं, फ्यूड हम यूज करते हैं। फ्यूड मतलब होता है जब गाली गलौज के साथ हम लड़ाई करते हैं। तो लड़ाई करने के लिए बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं। जैसे एडियम एंड फ्रेज की बात करें तो बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये सारे के सारे यूज होते हैं। वो भी हम पढ़ेंगे आगे, इसकी सीरीज भी लाएंगे। खैर अभी तो हम सिनोनिम एंटोनिम पढ़ रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका मतलब होता है जब हम हमारी आपस में थिंकिंग मैच ना करें, विचार मैच नहीं करें, उस पे कॉन्फ्लिक्ट का यूज हम ज्यादा करते हैं। तो देखो, इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और जैसे भी लड़का लड़की के बीच में जब तक लड़ाई झगड़ा ना हो, बोलते ना प्यार में लड़ाई झगड़ा होता है। ये पता नहीं किस गधने का है, वैसे सही का है। तो लड़ाई झगड़ा दोनों कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट करें, तो कॉन्फ्लिक्ट से आता है एफ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट एफ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा। और लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कहां से होता है? जब कोई तुम्हें सताने का काम करता है, परेशान करने का काम करता है। तो एफ्लिक्ट को याद हो कॉन्फ्लिक्ट से, सताना, किसी को अनावय करना। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा। देखो मैंने सारे वर्ड याद करवा दिए। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा। और लड़ाई झगड़ा का किससे होता है? जब कोई तुम्हें सताने का काम करता है, एफ्लिक्ट करता है।
एफ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट, तो पहले एफ्लिक्ट फिर कन्फ्लिक्ट, AC एफ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट, पहले सताना स्टार्ट किया फिर उसके लड़ाई होगी हमारी इससे, ऐसे याद रखो। और अनवय तो तुम सब जानते ही हो। चलो एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब है टोटल करना किसी चीज को, कुल जब जमा कर देते हैं किसी चीज को, टोटल कर देते हैं वहां पे रख लेते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट। अब देखो कैसे याद करवा रहा हूं मैं, कितना इजी है। तो मैंने यहाँ पे हमने इस सैक को, इस बोरे को, इस कट्टे को यहाँ पे रख दिया। अब इसको याद कैसे करना है, बहुत इजी है। देखो हम इंडियन है तो देसी एक टिपिकल एग्जांपल तो मैं बताता हूँ। जब भी मम्मी, पहले तो गेहूं हम सब साफ करते हैं, फिर मम्मी क्या करती है, गेहूं को सबको इकट्ठा करके गेट के पास रख देती है, गेट के आगे, कि बेटा जा इस गेहूं को पिसवाने ले जा, अभी आटा चाहिए तो इस गेहूं को पिसवाने ले जा। तो मम्मी क्या करती है, सारे गेहूं को बांध के ऐसे बोरे में गेट के आगे रख देती है। तो एग्रीगेट, गेट के आगे, देखो एग्री आगे गेट, तो गेट के आगे मम्मी रख देती है सारे जो गेहूं होते हैं उनको इकट्ठा करके, और बोलती है भाई इसको पिसवाने ले जा, आटा आटा चाहिए। तो एग्रीगेट मतलब सबको जब हम जमा करके टोटल रख दें, ऐसे कर लो, इजी है, याद हो गया। तो एग्रीगेट, गेट के आगे मम्मी ने रख दिया, भाई ये कट्टा है इसको ले जा, इजी है, याद हो गया। अच्छा इसी से, अच्छा ये देखो एग्रीगेट, एग्रीगेट मार्क्स तुमने सुना होगा, जो टोटल मार्क्स होते हैं, एग्रीगेट मार्क्स होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं टोटल मार्क्स कितने आए तुम्हारे। अच्छा इसी से मुझे एक चुटकुला याद आ गया। एक बार एक टीचर किसी से शिकायत करती है, किसी के पेरेंट्स से, कि तुम्हारा लड़का तो बिल्कुल गधा है, बिल्कुल बद दिमाग है, उसके मैथ्स में आए हैं 15 मार्क्स, साइंस में आ गए उसके उसके 20 मार्क्स, उसकी रीजनिंग में आए हैं उसके 30 मार्क्स, और टोटल उसके मार्क्स केवल 65 बन रहे हैं, 65 मार्क्स से बन रहे हैं, इतना गधा है तुम्हारे बेटा। तो वो बोलता है, अरे मैडम गधा किस बात का है, जब मैथ्स में इतने कम है, साइंस में इतने कम है, रीजनिंग में इतने कम है, टोटल सब्जेक्ट में इतने ज्यादा है 65, तो ये सब्जेक्ट पढ़ाया करो उसको। अब उसको क्या पता है कि टोटल, भैया टोटल मतलब होता है सारे के जमा, कोई सब्जेक्ट नहीं होता ये। तो ऐसे तुम याद रखना, टोटल मतलब एग्रीगेट। एजिटेटेड, एजिटेटेड मतलब होता है जब तुम अपसेट हो जाते हो किसी चीज को लेकर, व्यथित हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। अब अपसेट तो सबको पता है, देखो बेचारा कितना अपसेट हो रखा है, कितना परेशान है। तुम मत हो ना, तुम तो मेरे साथ पढ़ रहे हो, हम किस बात का परेशान है। तो अपसेट मतलब परेशान होना, ये तो सबको पता है, व्यथा होना किसी चीज की। लेकिन एजिटेटेड को कैसे याद रखें, तो उसको याद रखने का तरीका है, देखो एजी, एजी, तो एजी सुनते हो, एजी सुनते हो, तो देखो पति परेशान है क्योंकि उसकी जो बीवी है वो अजी अजी करती रहती है, टेटे टेटे करती रहती है दिन भर। तो पति क्यों परेशान है, क्योंकि उसकी बीवी है, जो उसकी वाइफ है, वो पूरे दिन भर टेटे टेटे अजी अजी करते रहते हैं, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, तो उसको, अरे अजी सुनता है तेरा, बोलते हैं कभी गुस्से में, तो अजी अजी करती रहती है, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। तो एजिटेटेड मतलब होता है व्यथित होना, परेशान होना। बेचारा अपसेट होगा कि यार दिन भर अजी अजी लगे रहती है, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, अरे सुनता हूं, बहरा नहीं हूं मैं, बोलते हैं। तो एजिटेटेड, तो पति परेशान है क्योंकि जो उसकी बीवी है वो दिन भर टेटे टेटे अजी 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 करते रहती है, याद रहेगा। तो एजिटेटेड मतलब होता है अपसेट होना, परेशान होना, व्यथित होना, जैसे ये हो रखा है। बेचारे की शादी भी नहीं हुई, बेटा जब शादी होगी तब क्या होगा इसका हाल, भगवान ने मालिक है। तुम भी क्या हंस रहे हो, तुम्हारी भी जब होगी ना तो पता चलेगा तुम्हें क्या होता है तब। अच्छा एग्नि, एग्नि की बात करते हैं, एग्नि मतलब होता है कष्ट होना, पीड़ा होना, पेन होना। तो पेन होना या कष्ट होना, उसी को बोलते हैं एग्नि। अब पेन तो सबको पता है, पेन मतलब कष्ट होना। एग्नि को कैसे रखो, बहुत इजी है। अग्नि, तो जब आगे में कोई जलता है तो उसके बाद उसको क्या होता है, खुशी होती है या पेन होता है, पेन होता है बेटा, कष्ट होता है, दर्द होता है उसको। तो एग्नि मतलब होता है कष्ट होना, पेन होना। कैसे आता है, कोई अग्नि से, जब आगे में कोई जलता है तो उसको पेन होता है। सिंपल है, बहुत इजी है, तुम याद हो गया, मुझे पता है, हो गया ना याद, बढ़िया। अब देखो उसको, देखो कितना गुस्से है, कभी कभी तुम भी ऐसे हो जाते हो गुस्से, जब मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो ऐसे गुस्से हो जाते हैं करके, जब कोई अच्छा नहीं मिलता, सर कैसे ब्लैक बुक याद करें है करके, ऐसे गुस्से में आ जाते हो तुम। तो अब गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अब तो ये सीरीज आई गई है, मस्त हर रोज क्लास देखते रहो और एक्सपर्ट बन जाओ, ब्लैक बुक याद करवा दूंगा पूरी। एम, एम मतलब होता है लक्ष्य, उद्देश्य, पर्पस। हाँ, तुम्हारा जो पर्पस होता है, जो टारगेट होता है, जो तुम्हारा एम है, जैसे इस बार तुम्हारा एम क्या है, ये तुम्हारा एम है, यहाँ पे लिख दो गवर्नमेंट जॉब, इस बार मुझे जॉब को पाना है, तो ये हमारा एम है। तो एम मतलब होता है उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है तुम्हारा, किस चीज की तुम्हें नीड है, हमें जॉब की नीड है और इस बार हम जॉब निकाल करेंगे, अतुल सर के साथ पढ़ते रहेंगे। तो बहुत ही इजी है, सबको ये पता है, एम मतलब होता है उद्देश्य, पर्पस, और उसी उद्देश्य को, उसी एम को इस बार हमको कंप्लीट करना है, अचीव करना है। अचीव के लिए एक और पढ़ा था हमने, अकम्प्लिश करना है। बहुत ही बढ़िया यार, तुम्हें तो याद रहता है, इसका मतलब तुम पढ़ते हो आजकल घर में, अच्छी बात है बेटा, ऐसे पढ़ते रहो। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, आइल, इसको क्या पढ़ते हैं, आइल, देखो यहाँ पे लिखा है तुम्हारे, सब चीजें लिखी है तुम्हारे, आइल, मेरे साथ बोलो क्या बोलते हैं इसको, आइल। आइल मतलब होता है गलियारा, जो गली होती है, जो पैसेज होता है, उसी को बोलते हैं आइल। अब पैसेज का मतलब सबको पता है, पैसेज मतलब जो रोड होती है, जो गलियारा होता है, जो गली होती है, उसी को बोलते हैं पैसेज। देखो जैसे ये है, तो यहाँ पे जो ये गलियारा है, इसी को बोलते हैं गलियारा या पैसेज। जो छोटी सी एक रास्ता हो, उसी रास्ते को हम पैसेज बोलते हैं, गलियारा बोलते हैं। तो पैसेज तो सबको पता है। अब आइल को कैसे याद रखें, वैसे तो बहुत ईजी है, आइल तो आई, आई,
तो ऐसे एक सेंटेंस याद करो कि वो जो लड़की है वो इसी पैसेज से आई। क्या बोला? वो जो लड़की है वो इसी पैसेज से आई, इसी गलियारे से आई। तो इसी पैसेज से आई, याद रहेगा, दोनों याद हो जाएंगे। इसी पैसेज से, इसी गलियारे से आई, तो आई से याद रखो आइल। हाँ, याद रहेगा? हो गया देखो याद। तो जो लड़की है वो इसी पैसेज से आइल, आइल बड़ी, लड़की इसी पैसेज से आइल बड़ी। थोड़ा भोजपुरी कर दे मिक्स। तो सर कहाँ रहते हो, बिहार में रहते हो क्या? अलार्म, अलार्म मतलब होता है खतरे का संकेत देना। जब भी देखो, अगर मान लो हम आराम से सो रखे हैं घोड़े बेच के, अचानक से अलार्म बजाता है तो हम पैनिक हो जाते हैं। पैनिक मतलब होता है शॉक हो जाना, डर जाना, अचानक से कांप जाना। तो अचानक से अलार्म बजाता है तो हमारी हालत ऐसी होती है करके सोए सोए। तो जब अलार्म बजता है तो हम पैनिक हो जाते हैं, खतरे की घंटी बज जाती है हमारी। ये ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब तुम पैनिक होते हो तो तुम वहां पे अलार्म बटन होता है, उसको दबा देते हो तो पुलिस आ जाती है। जब तुम पैनिक होते हो, डर जाते हो, तो तुम अलार्म बटन दबा देते हो, और जैसे अलार्म बटन दबाया तो वैसे खतरे का संकेत होता है, इसका मतलब पुलिस आ जाती है। तो बटन होता है, अलार्म बटन होता है हर जगह, जैसे सिक्योरिटी बैंक वगैरह में, तो वहाँ पे जैसे कोई चोर आया, पैनिक हो गए, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी बटन होता है, अलार्म होता है, तो अलार्म को दबा दो, खतरे की घंटी बज जाएगी और जो पुलिस है वो आ जाएगी, चोर पकड़े जाएंगे। बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट हमारा एलए। एलए का मतलब होता है जब भी हम किसी को शांत करते हैं या शांत रहते हैं, उन दोनों के लिए यूज होता है एलए का मतलब। एलए का मतलब है रिलीफ करना, किसी को राहत पहुंचाना, शांत होना, शांत करना, एलए। अब एलए को कैसे याद रखेंगे? देखो बहुत इजी है, बड़े प्यार से समझाता हूँ बच्चों को। अले अले हम बोलते नहीं बच्चों को, अले अले बच्चे चुप हो जा, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे मान लो कोई बच्चा हल्का सा गिर जाता है, कभी चोट लग जाती है, तो मम्मी लगा देती उस पर, फिर थोड़ा बाम लगाएगी, फिर बोलते अले अले कुछ नहीं हुआ, अरे सब ठीक हो जाएगा। तो अले अले बच्चा सब ठीक हो जाएगा, शांत रहे, शांत रहे, शांत करते हैं बच्चों को अल्ले करके, रिलीफ, अब आराम से आराम मिल जाएगा तेरे को, ऐसे करते हैं। तो अल्ले को याद रखो, अल्ले बच्चे, अब रिलीफ मिल जाएगा, अब शांति मिल जाएगी, अब पेन सारा दूर हो जाएगा। और ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे कराया भी है, शांत हो जा बेटे, इंजेक्शन लगने के बाद जो जो पेन है, जो पेन है उससे रिलीफ मिल जाएगा। अल्ले बेटा, इंजेक्शन लगने के बाद सब रिलीफ मिल जाएगा। जैसे कभी किसी की तबियत खराब होती है, फीवर चल रहा है बहुत दिनों से, नाक बंद है, तो थोड़े डॉक्टर कोई दवाई दे दे या इंजेक्शन दे दे, तो उसके बाद तुमको रिलीफ मिल जाएगा। अल्ले बच्चा शांत हो जा, तो अल्ले देखो, क्योंकि देखो बच्चे कितने खुश रहते हैं, देखो ये देखो कितने प्यारे। खैर, तो सबसे इस दुनिया में जो सबसे अच्छी प्यार करने वाली हमारी मम्मी ही होती है, होती है। तो मुझे कमेंट में बताओ कौन कौन अपनी मम्मी को प्यार करते हैं। तो एलिज, एलिज मतलब होता है आरोप लगाना, किसी में आरोप लगाना, दोषारोपण करना, उसी को बोलते हैं एलिज। और एलिज से बनता है एलिगेशन, तुमने सुना होगा, सबको पता है एलिगेशन, तूने मेरे पे ये एलिगेशन कैसे लगा दिया, एलिगेशन मतलब होता है तूने मेरे पे ये आरोप कैसे लगा दिया। तो एलिगेशन जो बनता है वो एलिज से बनता है। एलिज मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, दोष लगाना, किसी में दोषारोपण करना, तो एलिज किसी में। उसी को बोलता है चार्ज, चार्ज मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, ये वर्ब है, आरोप लगाना किसी पे। तुम ऐसे याद रखो, पुलिस लाठी चार्ज करती है तो आरोपियों पे लाठी चार्ज करती है, तो पुलिस ने आरोपियों पे लाठी चार्ज किया, तो लाठी चार्ज, चार्ज किस पे किया, आरोपी में, तो आरोप लगाना, इसका मतलब चार्ज करना, एलिज करना। एलिज को याद रखो एलिगेशन से, तो एलिज याद रहेगा, एलिगेशन, एलिगेशन मतलब होता है आरोप लगाना, उससे एलिज याद रहेगा। और पुलिस ने आरोपियों पे लाठी चार्ज किया, ऐसे याद रखो, चार्ज मतलब आरोपी में लगाया, याद रहेगा, दोनों याद हो गए। अब इसको देखो जरा, ये कितना खतरनाक लग रहा है, भयानक। मास्क के पीछे ऐसा लग रहा है कोई खूनी दरिंदा होगा, खतरनाक। ऐसे लोग होते हैं ना, मर्डर करते हैं, सीरियल किलर होते हैं। लेकिन मान लो उसका हमने मास्क हटाया और इसकी शक्ल बिल्कुल बच्चों वाली, अरे मुझे मास्क, मास्क हटाओ, ऐसे हो गया तो कितनी ऐसी आएगी। मतलब मान लो ऐसे पे हमको डर लग रहा है और इसकी शक्ल, हमने इसकी ये मास्क हटाया, इसकी शक्ल देखी झंडू बाम की तरह, अरे मैं डर गया, मेरे मास्क निकालो, ऐसा होगा तो कितनी हंसी आएगी। इसलिए कुछ कुछ चोर होते हैं जो मास्क अंदर ही ठीक लगते हैं। मास्क निकाल देगा तो बोलेगा मैं बच्चा है, तो एक थप्पड़ में साइड कर दोगे, तभी तो मास्क पहनते हो। खैर, एलिवेट, एलिवेट मतलब होता है किसी चीज को कम करना। एलिवेट मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम करना। लेकिन तुमको क्लोज टेस्ट में, अगर तुमने सीरीज देखी है तो मैंने बताया था उसमें, किसी चीज को कम करने के लिए हम डिक्रीज का यूज भी करते हैं। लेकिन एलिवेट और डिक्रीज में क्या अंतर होता है? डिक्रीज मतलब किसी भी चीज को कम करना, कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन एलिवेट जो यूज होता है वो किसी दर्द को, किसी पेन को, किसी कष्ट को, उसको कम करने के लिए यूज होता है। तो जब भी हम किसी पेन को, किसी कष्ट को कम करना है तो उसके लिए हम एलिवेट का यूज करते हैं। तो एलिवेट मतलब होता है कम करना, किसी दुख को, किसी दर्द को, किसी पीड़ा को कम करना। जैसे मान लो किसी की कमर में कभी दर्द होता है तो वो फिर लगाता है झंडू बाम, आयोडेक्स, ये सब लगाता है, तो उससे उसकी पीड़ा जो होती है वो कम हो जाती है, एलिवेट हो जाती है। तो एलिवेट मतलब होता है किसी पीड़ा से कम, कम होना, किसी पीड़ा से छुटकारा मिलना, राहत मिलना। उसी के लिए जो यूज होता है वो होता है मिटिगेट। दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। देखो अब मिटिगेट कैसे याद रखते हैं, तुम्हें पता होगा पहले के जमाने पे हम मिट्टी के घरों में रहते थे सबके सब, तो जो घर थे वो मिट्टी के थे, गेट भी मिट्टी के बने थे। लेकिन जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, जैसे शहरीकरण हुआ, तो लोग अब अपने घर ईंटों के बनाते हैं। अब जो उनके गेट है वो लोहे के बनते हैं, तो जो मिट्टी के गेट है वो बहुत ही कम हो गए हैं। तो मिटिगेट मतलब होता है कम होना,
कम करना। तो जब मिट्टी के गेट है, मिट्टी के घर है, वो बहुत कम हो गए हैं, तो मिट्टी गेट से तुम ऐसे याद रहेगा। या तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जब भी कोई गलती करता है तो हम उसकी गलती में मिट्टी डाल देते हैं। जैसे हमारा कोई भाई है, कुछ गलती कर दी तो उसकी गलती में मिट्टी डालते हैं, मतलब उसकी गलती छुपाते हैं, कम करते हैं। तो मिटिगेट मतलब होता है कम करना, मिट्टी डाल देना, कम कर देना। मिट्टी के घर जो है, गेट है, वो कम हो गए, ऐसे याद रखो। और एलिवेट मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना, दुख को कम कर देना, एलिवेट। तो जो एडोडेक्स होता है वो एलिवेट करने का काम करता है, जो हमारे कष्ट है, जो हमारी पीड़ा है, उसको कम कर लेता है वो। और अगर किसी को याद रखना है एलिवेट, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। अभी हमने याद किया अले ले ले, अले बच्चे शांत हो जा, जो पेन है वो कम हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। देखो अभी याद किया था हमने, अले ले बच्चे शांत हो जा, ये अले ले बच्चे शांत हो जा। तो शांत करना, किसी पेन से रिलीफ मिलना, राहत मिलना, तो वही है। अले ले से याद करोगे तुम एलिवेट, अले ले शांत हो जा, कष्ट से अभी आराम मिल जाएगा तुम्हें, ऐसे याद कर लो। देखो दोनों याद हो गए। 53 है अलाउ, अलाउ करना किसी को। अलाउ करना मतलब किसी को परमिट देना, किसी को परमिशन देना। तो परमिट से ही बना है परमिशन देना। परमिशन देना मतलब उसको हाँ बोलना, स्वीकृति भरना, हाँ भैया कर ले, अलाउ कर दो उसको, हाँ भैया अनुमति दे दी उसको, हाँ भैया अब तो कर ले जाओ, अलाउ। जैसे अगर तुमने ये सीरीज पूरी देख ली तो मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा, परमिशन दे दूंगा कि भैया अब तुम कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, अब तुम एक्सपर्ट बन गए हो, अब तुम वो क्या के एक्सपर्ट बन गए हो। तो ये सीरीज देखने के बाद तुमको भी परमिशन मिल जाएगी किसी भी एग्जाम को निकालने की। तो अलाउ करना मतलब परमिट करना, परमिशन देना, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, सबको आता होगा अलाउ करना। नेक्स्ट आता है एल्यूरिंग। एल्यूरिंग मतलब होता है जो बहुत ही आकर्षक हो, जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, एल्यूरिंग होता है, जो आंखों को बहुत ही अच्छा लगता है, प्लीसेंट होता है, प्लीसेंट टू सी। तो एल्यूरिंग को याद रखो अल्लू अर्जुन से। एल्यूरिंग देखो अल्लू, अल्लू अर्जुन, तो अल्लू अल्लू रिंग। तो अल्लू अर्जुन की जो रिंग है, जो अंगूठी है, देखो वो बड़ी ही आकर्षक है, बड़ी ही मनमोहक है, बड़ी ही अट्रैक्टिव है। और ऐसे भी याद रखो जो अल्लू अर्जुन है, बड़े ही स्टाइलिश एक्टर है, बड़े ही अट्रैक्टिव है अल्लू अर्जुन। ए देखो भाई का स्वैग देखो, तगड़ी है। तो याद रहेगा एल्यूरिंग मतलब अल्लू अर्जुन। तो अल्लू अर्जुन कैसे है, बड़ी अट्रैक्टिव है, और अलग ही स्वैग है। देखो ये कट देखो, ये कट अब ये फावड़ा मार के किया है, ये किससे किया है, ये तुम मुझे कमेंट करोगे। वैसे ये कट बड़ी अच्छी है, सब लोग करवाते हैं, खैर लड़के तो यही कट करवाते हैं, यहाँ से एक लाइन मरवा दो सही है यार। अच्छा ये मूवी बहुत अच्छी है, मैंने देखी है, तो मुझे कमेंट में बताओ इस मूवी का नाम क्या है। बहुत तगड़ी मूवी है, साउथ की है, बताओ मुझे कमेंट करके बताना क्या है इस मूवी का नाम, अल्लू अर्जुन की। चलो नेक्स्ट है एलूफ। एलूफ मतलब होता है अलग थलग करना, किसी चीज को सेपरेट कर देना, डिटैच कर देना, अलग कर देना, उसी के लिए यूज होता है एलूफ। अब डिटैच तो सबको पता है, देखो अटैच, अटैच मतलब होता है जब हम किसी से चिपके होते हैं, और डिटैच मतलब जब किसी से दूर हो जाते हैं। तो जब किसी के नजदीक होते हैं उसको बोलते हैं अटैचमेंट, अटैच से वर्ड है, और अटैच के आगे डी लगा दो तो डिटैच। जैसे कंपोज, डीकंपोज, तो जिसका आगे डी लगता है वो नेगेटिव मीनिंग को शो करता है। तो डी अटैच मतलब किसी को दूर कर देना, और दूर करने के लिए, अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं एलूफ का। अब इसको कैसे देखो, एलूफ आलू, आलू, तो आलू, आलू बेचने वाले सोसाइटी से दूर ही रहते हैं, ऐसे याद रखो। क्या बोला, जो आलू बेचने वाले होते हैं वो सोसाइटी से दूर ही रहते हैं। और दूसरी चीज तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, आलू को छील के हमने अलग रख दिया। क्या बोला, आलू को छील के हमने अलग रख दिया, ऐसी बात कर लो। तो एलूफ बना है आलू से, आलू मतलब अलग कर दिया, इसको छील के अलग रख दिया, याद रहेगा तुम्हें, हमारे प्यारे प्यारे आलू। अल्टर, अल्टर मतलब होता है किसी चीज पे बदलाव करना, फेर बदल करना किसी चीज में, उसी को बोलते हैं अल्टर। अल्टर मतलब ऐसे आता को उल्टा, अल्टर से आता को उल्टा, तो किसी चीज को उल्टा कर देना मतलब उसको चेंज कर देना, उसमें फेर बदल कर देना, उसमें बदलाव कर देना, उसमें ट्रांसफॉर्म कर देना, उसको उस पे मॉडिफिकेशन कर देना, कुछ भी बोलो तुम्हारी मर्जी है, चेंज करना। तो इसी के लिए हम अमेंड यूज करते हैं, अल्टर यूज करते हैं, अल्टरेशन यूज करते हैं। इन सब का मतलब होता है किसी चीज को चेंज कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना, मॉडिफाई कर देना, बदल देना, उस पर बदलाव ले आना, याद रहेगा। तो अल्टर मतलब उल्टा कर देना किसी चीज को, बहुत इजी है। तो अल्टर मतलब किसी चीज को, मेरे अरे भाई मेरे साथ बोलो, ऐसे काम नहीं बनेगा। अल्टर मतलब किसी चीज को चेंज कर देना, उल्टा कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना उसको। और अल्टर से जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो बना है अल्टरेशन। अल्टर का मतलब होता है किसी चीज को चेंज कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना, या मॉडिफिकेशन कर देना। अब ट्रांसफॉर्म मॉडिफिकेशन एक ही बात तो है, तुम चेंज बोलो, ट्रांसफॉर्म बोलो, मॉडिफिकेशन बोलो, बात एक ही है, किसी चीज में बदलाव कर देना। जैसे लोग मॉडिफिकेशन करवाते हैं अपनी बाइक में, अपनी कार में, उसमें स्पेयर पार्ट लगाते हैं, उसमें मॉडर्न, उसको थोड़ा खतरनाक बना देते हैं, करते हैं लोग, अपने मॉडिफिकेशन करवाते हैं अपने कार्स में, उसका कलर चेंज कर दिया, टैटू लगा दिया उसमें। हाँ वो अलग बात है कि उनकी कार है ऑल्टो, और उस कार को दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारी तो फरारी है तो अल्टर मतलब बदलाव करना। नेक्स्ट आता है एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट मतलब होता है परोपकारी, जो लोगों की मदद करता है, जो परोपकार करने का काम करता है, उसको बोलते हैं एल्ट्रिस्ट। अब इसका याद कैसे रहेंगे, ऑल ट्रस्ट। तो एल्ट्रिस्ट मतलब ऑल ट्रस्ट, तो ऑल सबका ट्रस्ट जिसमें होता है वही होता है परोपकारी। तो जो परोपकारी होता है, जो सबकी मदद करता है, उसी में सबके सब लोग ट्रस्ट करते हैं। तो ऑल ट्रस्ट, तो सबका ट्रस्ट जिसमें होता है उसको बोलते हैं ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट मतलब होता है परोपकारी, याद रहेगा। अब जो परोपकारी होता है उसी के लिए जो नेक्स्ट सिनोनिम हम यूज करते हैं वो करते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट।
फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है जो लोगों से प्यार करता है, उनकी मदद करता है। अब देखो, अब मैं तुम्हें इससे थोड़ा रूट वर्ड भी बताता हूँ। देखो, फिल जो है, फिल मतलब होता है लव, ये रूट वर्ड है लव का। फिल जहां भी आ जाए उसका मतलब होता है लव, फिल। एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब होता है पीपल। एंथ्रो जहां भी आ जाए, बहुत सारे वर्ड्स इसके आते हैं, जब मैं रूट वर्ड की क्लास में करवाई, इस पे देख लेना। तो एंथ्रो मतलब है पीपल। और इष्ट, जो भी सफिक्स, इस सफिक्स एंड होता है इष्ट, वो हमेशा दिखाता है नाउन को या किसी पर्सन को, व्यक्ति को। तो फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल मतलब लव, एंथ्रो मतलब पीपल, और इष्ट मतलब ये पर्सन को दिखाते हैं। जैसे फ्लोरिस्ट हो गया, एल्ट्रिस्ट हो गया, फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया, तो जिसके पीछे इष्ट लगता है सफिक्स, वो दिखाता है पर्सन को, नाउन को। तो ऐसा व्यक्ति जो लोगों से प्यार करता है उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ऐसा व्यक्ति जो लोगों से प्यार करता है उसी को बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। अब देखो, फिलैंथ्रोपिस्ट और एल्ट्रिस्ट में डिफरेंस होता है। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है जो लोगों को केवल प्यार करता है, करता कुछ नहीं उनके लिए, केवल उनसे प्यार करता है। और एल्ट्रिस्ट मतलब होता है जो प्यार भी करता है और साथ ही साथ उनके लिए उनकी मदद भी करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो लोगों को प्यार करता है, करता कुछ नहीं, बस प्यार करता है। और एल्ट्रिस्ट मतलब जो मदद भी करता है साथ ही साथ, तो एल्ट्रिस्ट ज्यादा अच्छा होता है। तो दोनों का मतलब सेम है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो लोगों से प्यार करता है, और इसी से बनता है मिसैंथ्रोपिस्ट। इसी से जो बनता है वो बनता है मिसैंथ्रोपिस्ट। इष्ट मतलब पर्सन, एंथ्रो मतलब पीपल, और मिस मतलब होता है हेट, जो हेट करता है लोगों से, जो नफरत करता है उसको बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। इसी से बनता है मिसोजिनिस्ट। तो ये सब के सारे वर्ड्स रूट वर्ड्स हैं, हम इसको याद करेंगे आगे, सब चीजें तुम्हें बताऊंगा। तो एल्ट्रिस्ट है फिलैंथ्रोपिस्ट, दोनों का मतलब होता है जो लोगों से प्यार करता है, परोपकार का काम करता है, और इसको याद रखो ऑल ट्रस्ट, जिसपे सबका ट्रस्ट होता है। अब आता है एमलगम, बहुत ही इजी है, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है बचपन से, हर एक बच्चे को आता होगा जिसने पढ़ा होगा। एमलगम होता है मिक्सचर। जैसे जब दांत सड़ जाते हैं किसी के, तो दांत में हम कीड़ा निकालते हैं, तो जब उसको भरते हैं, गड्ढे को भरते हैं, फिलिंग करते हैं उसमें, तो अमलगम से हम फिलिंग करते हैं। जो मिक्सचर होता है थोड़ा कंपाउंड होता है लोहे इनका, तो उससे हम मिक्सचर कर लेते हैं, तो दांत बिल्कुल सेट हो जाता है बिल्कुल। एमलगम इसको बोलते हैं, सबको पता है। तो मिक्सचर जिसको बोलते हैं। अब अगर किसी को नहीं आता है, लेकिन फिर भी कोई चुन्नू मुन्नू बच्चा है जो इंग्लिश पहली बार पढ़ रहा है, उसको भी बताता हूं। देखो, एमलगम कैसा है, देखो, अमन, एमल मतलब अमन, और गम मतलब गम, GUM, अमल गम, अमल गम, और गम मतलब होता है मसूड़ा। तो अमन का जो मसूड़ा है उस पे कीड़े लग गए थे, तो इसलिए हमने उस पे फिलिंग करवा दी। तो अमल गम मतलब होता है फिलिंग करवाना, मिक्सचर भर देना उस पे, याद रहेगा। तो अमन के गम, जो मसूड़े थे अमन के, उस पे कीड़ा लग गया। अब जो हमारा आज का लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड, उसका क्या क्या पढ़ेंगे इसको, अमेंड। अमेंड मतलब होता है किसी चीज में संशोधन करना, किसी चीज में बदलाव करना, किसी चीज को फेरबदल करना, अल्टर करना। अभी हमने पढ़ा था, अल्टर मतलब होता है किसी चीज में फेरबदल करना, बदलाव करना, अल्ट्रेशन करना, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करना, मॉडिफिकेशन करना, चेंज करना, ये सब पढ़ा था हमने। तो उसी के लिए हम यूज करते हैं अमेंड करना। अमेंड तुमने सुना होगा, अमेंडमेंट तुमने अपनी सिविक्स की क्लास में पढ़ा होगा। अमेंडमेंट्स, जैसे जब भी हम कोई लॉ बनता है तो उस लॉ पे हम चेंज करते हैं, क्योंकि टाइम चेंज होता है, हमारी प्रेफरेंसेस चेंज होती है। तो कोई लॉ बनाया, उसमें कुछ कमी आ गई, तो अब उस लॉ को हम चेंज करते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स करते हैं, उस पर बदलाव करते हैं, फेरबदल करते हैं, तो उसी को बोलते हैं अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट्स बना है अमेंड से, अमेंड मतलब होता है संशोधन करना, याद रहेगा। फेरबदल करना, अल्टर करना किसी चीज को, उसी को बोलते हैं किसी चीज को चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे पता है तुम्हें मजा आया होगा, तुम्हें हर चीज समझ पे आई होगी। और अगर तुम्हें हर चीज समझ पाई, तुम्हें सारे के सारे वर्ड्स याद हो गए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे साथ पढ़ते रहो। और कमेंट में मुझे बताना मत भूलना कि वो अल्लू अर्जुन की कौन सी मूवी थी। और तुमने पिछले बार भी कमेंट करना जो मैंने बताया था तुम्हें, कि कौन सा वो जानवर था जब हमने पोलर बियर देखा था, डेजर्ट में हमने ऊंट देखा था, और उसके साथ तीसरा जानवर था वो कौन था, वो भी मुझे बताना। तो इन वीडियोस को बस पढ़ते रहो, क्लासेस अटेंड करते रहो, मैं गारंटी देता हूं इस बार तुम्हारा सिलेक्शन निकलेगा। और वीडियोस को अपने दोस्त का शेयर करो, जितनी ज्यादा तुम शेयर कर सकते हो उतनी ज्यादा शेयर करो अपने ग्रुप में। सबको बताओ कि हमारी ब्लैक बुक की सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो मस्त पढ़े, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे लिए हर चीज है। और टेलीग्राम में मैंने हर एक चीज तुम्हें बताई है, वहां से तुम फ्री PDF सब डाउनलोड कर सकते हो। तो अपनी रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।